everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com. So, आज हम पढ़ने वाले हैं टोपोग्राफिकल शीट्स, जिसमें हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था कलर्स और सिंबल्स को. अब हम कुछ एडिशनल सिंबल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So before we start the second part of this chapter, can you tell me कि why we are studying this chapter topographical sheets? तो टोपोग्राफिकल शीट्स एक्चुअल में होती क्या हैं? तो ये कुछ स्पेशल तरह के मैप्स होते हैं और ये ऐसे मैप्स होते हैं जो हमें अलग अलग नेचुरल मैन मेड फीचर्स दिखाते हैं किसी भी एरिया के. अब हमारे लिए वो जानना इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई टोपोग्राफिकल शीट या कोई स्पेशल मैप रख दे और हमें पूछा जाए कि अब आप इस मैप को स्टडी करके हमें बताओ कि या इस एरिया के फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पर क्या क्या है, तो उसको पढ़ने, उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें कलर्स की नॉलेज होनी चाहिए, हमें सिंबल्स की नॉलेज होनी चाहिए. तो इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफी सिंबल्स, कलर्स हमने पढ़ लिया है. तो अब हम कुछ एडिशनल सिंबल्स पढ़ने वाले हैं विच आर यूज्ड इन द टोपोग्राफिकल मैप्स. सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज सिंबल्स इज असेंशियल फॉर इंटरप्रेटिंग नेचुरल एंड मैन मेड वाटर बॉडीज, वेजिटेशन, लैंडफॉर्म्स ऑन द टोपोग्राफिकल शीट. सो बिलो आर द डिटेल्ड, बिलो इन द सेंस की आगे हमने सब कुछ दे रखा है. सो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस सिंबल्स वी विल बी गिविंग. सो हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? वाटर बॉडीज, फ्लोइंग फीचर्स, वेल्स, आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज एंड वेजिटेशन एंड द लैंड कवर. सो वील स्टार्ट विद द वाटर बॉडीज एंड द फ्लोइंग फीचर्स. तो सबसे पहले आते हैं हमारे सीजनल स्ट्रीम्स. अच्छा, सीजनल स्ट्रीम्स मतलब स्ट्रीम्स हैं लेकिन वो सीजनल है. स्ट्रीम क्या है? वाटर बॉडी है, करेक्ट. तो उसको दिखाने के लिए हम सबसे पहले मैं यहाँ पर कलर चेंज करती हूँ एंड आई विल यूज अ ब्लू कलर. ठीक है, तो ऐसे कुछ वेवी, कुछ ब्रोकन वेवी ब्लू लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं सीजनल स्ट्रीम्स को. क्या आप रिकॉल कर सकते हो कि हमने लास्ट सेशन में भी सेम सिंबल पढ़ा था, बस कलर अलग था? इसके लिए था वो, सोचो ब्लू कलर में पढ़ा था, ये डार्क ब्लू कलर है. ठीक है, तो वो किसके लिए था? वो नाला या फिर स्मॉल स्ट्रीम, स्मॉल रिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये यूज किया था. सो दीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड दे फ्लो ओनली ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल. की जब बहुत ज्यादा बारिश होगी ना, सिर्फ तभी ये हमें स्ट्रीम्स दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको हम सीजनल स्ट्रीम्स बुलाते हैं. सो लोकेशन इज कॉमन इन डेजर्ट्स, ड्राई रिवर बेड्स एंड सैंडी प्लेन्स. Correct. So they disappear after rain. Water percolates in the soil and leaving behind the dry bed. तो डिसअपियर हो जाते हैं जैसे ही बारिश खत्म होगी, ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे और कुछ पानी जो है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ जो है वो पीछे ड्राई रिवर बेड बना देता है. मतलब पहले जहां पर पानी ही पानी भरा होता है, फिर वो पीछे एकदम ड्राई सा एरिया रह जाता है. करेक्ट. सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज लूनी रिवर. तो वो बच्चे जो राजस्थान में हैं उनको पता है कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये एक ऐसा सीजनल स्ट्रीम है जो तब आता है जब मॉनसून आते हैं राजस्थान में, और जैसे ही मॉनसून खत्म ये ड्राई हो जाता है. सो व्हाई दी सीजनल स्ट्रीम्स आर सो इम्पोर्टेंट, क्या आप मुझे बता सकते हो? तो देखो, ऐसी जगह जहां पर ऑलरेडी बारिश कम होती है, ठीक है, तो वहां पर एटलीस्ट कुछ पानी जो है, हमने यहाँ पर पढ़ा ना, परकोलेट्स इनटू द सॉइल, तो कुछ ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, तो ग्राउंड वाटर की रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी. कुछ हमारे जो डेजर्ट इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट करने के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, जब तक कि नेक्स्ट टाइम बारिश ना हो तब तक के लिए. करेक्ट. नेक्स्ट है ड्राई रिवर बेड्स. तो सिंबल इज थिन नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर इन द ड्राई एरिया. तो ऐसे, ठीक है, ये, और अंदर ना हम इसमें यूज करेंगे स्काई ब्लू कलर. ठीक है, तो आई विल टेक दिस कलर, ये वाला कलर, और यहाँ पर ना ये नैरो सी स्ट्रिप और उसमें हम ऐसे डॉटेड लाइंस दिखा देंगे. राइट. सो दिस इज द सीजनल प्रेजेंस. इट फ्लोज ओनली व्हेन रेन वाटर कलेक्ट्स. ठीक है, तो ये भी ड्राई रिवर बेड जो होते हैं, ये भी मतलब वही
जब बारिश होगी सिर्फ हमें तभी दिखाई देंगे. सो दीज आर यूजुअली इन एरिड मतलब डेजर्ट और सेमी डेजर्ट कंडीशंस में, नैरो एंड शेलो, शॉर्ट लिव्ड एंड दे ड्राई अप वेरी क्विकली. तो अब ये कहाँ पर देखने को मिलता है? सोचो 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 सोचो, थार डेजर्ट. मैंने लास्ट टाइम ही पूछा था कि थार डेजर्ट कहाँ पर है, तो वैसे मैंने बता दिया था कि इंडिया में है. इंडिया में कहाँ पर है वो आपको मुझे बताना था. तो थार डेजर्ट की जो रिवर्स है ना वो भी ऐसी ही होती हैं, जो जब बारिश होती है तो पानी होता है, जैसी ही बारिश चली जाती है इनका पानी खत्म हो जाता है. बट दे आर वेरी क्रूशियल क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करती हैं और जो वहां का इकोसिस्टम होता है ना उसको सपोर्ट करती हैं तब तक जब तक नेक्स्ट टाइम बारिश ना आ जाए. करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. नाउ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स. तो पहली बात है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कॉन्फ्लुएंस. So the word confluence means meeting or merging of two or more things. और क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स की बात कर रहे हैं so we will write reverse. ठीक है. So they इनका जो सिंबल है दैट इज अ वाई शेप्ड जंक्शन. मतलब कि मैं ऐसे ना पीछे से एक रिवर दिखाऊंगी और फिर इसको ना ऐसे को डिवाइड कर दूंगी. ठीक है. तो ये थोड़ी वेवी लाइंस ही बनानी है आपको. ठीक है. इतनी सीधी सादी लाइंस नहीं बनानी है. एंड दे विल बी ब्लू इन कलर. ठीक है. तो ये एक ऐसा मीटिंग है या एक ऐसा मर्जिंग पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिवर्स मिलती हैं. कुछ ऐसा सिंबल. सो द लोकेशन इज फाउंड वेयर द स्मॉल ट्रिब्यूटरीज जॉइन द मेजर रिवर. ठीक है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अभी बताती हूँ. देन हाइड्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो मेन रिवर है ना उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मतलब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है. एंड इट चेंजेस द फ्लो डायरेक्शन एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द सेडिमेंट डेपोजिशन. तो अगर हम इंडिया में प्रयागराज, किस किस को पता है कि ये जगह कहाँ पर है? तो अभी तो सबको पता होगा, अभी तो हमारा महाकुंभ आकर गया है. तो इंडिया में प्रयागराज में रिवर गंगा विच इज द मेन रिवर. ठीक है. तो मतलब ये जो रिवर गंगा है और ये मिलती रिवर गंगा एंड यमुना का जो मीटिंग पॉइंट है. ठीक है. उस that place is called as the confluence of rivers, right? Ganga, Yamuna and Saraswati, right? तो ये तीनों जहां पर इनका जो मीटिंग पॉइंट है वो है. तो इसको हम डॉटेड ब्लू या वेवी ब्लू से नहीं शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं ऐसे एक क्रॉस साइन से. ठीक है. द फॉर्मेशन, द ग्राउंड वाटर फाइंड्स एन ओपनिंग एंड फ्लोज आउट नेचुरली. ये इसका सिंबल होता है. और होता क्या है कि ये पानी जो है ना ये जमीन के नीचे, मतलब ये एक तरह से अंडरग्राउंड वाटर होता है. और फिर अंडरग्राउंड वाटर को एक आशा की किरण दिखाई देती है, सूर्य की किरण, जहां से लाइट आ रही होती है और इसको वो ओपनिंग मिलती है और इस ओपनिंग से ये पानी बाहर निकल आता है. सो दिस इज द ग्राउंड वाटर which comes out as a spring. बात समझ आ गई. और क्योंकि पानी ना हमेशा प्रेशर में होता है इसलिए वो एकदम प्रेशर से बाहर की तरफ को निकल आता है. अब अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो ये कहां पर है? इंडिया में ही सहस्त्र धारा करके एक जगह है उत्तराखंड में, वहां पर हमें ये नेचुरल स्प्रिंग देखने को मिलता है. तो ये मतलब एक तरह से ना नेचुरल इमर्जेंस है ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. तो अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली कहीं से बाहर निकल रहा है, दैट इज अ स्प्रिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ वाटरफॉल्स या फिर जिसे हम फॉल्स भी बुलाते हैं. सो इसका सिंबल फॉल ही होता है जिसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है. जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पहले ना ये है एक रिवर. ठीक है. इसको आप एक रिवर मान लो और यहाँ पर ऐसी एक लाइन सी होगी. ठीक है. पानी वाटर बॉडी दिखाई दी होगी और इसके ऊपर ना कोई नंबर लिखा होगा. ठीक है. सो दिस रिप्रेजेंट्स वाटरफॉल और किस हाइट से वो वाटरफॉल गिर रहा है वो इस नंबर की फॉर्म में आपको यहाँ पर बताया जाएगा. सो द फॉर्मेशन ऑफ रिवर फ्लोज ओवर अ सडन ड्रॉप, मतलब पानी बह रहा है और सडनली एक स्टीप मतलब एक खाई आ जाती है और फिर वहां पर पानी गिरने लग जाता है. सो दैट इज वाटरफॉल. द लोकेशंस आर इन द मेनली इन द माउंटेनियस रीजन्स और प्लेटूज और एरियाज ऑफ स्टीप क्लिफ. तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे जॉग फॉल्स,
इन इंडिया, तो आपको मुझे बताना है कि जॉग फॉल्स कहाँ पर है। तो इनमें अगर यहाँ पर अगर आप नंबर देखोगे इट विल बी 253 मीटर। आप इंटरनेशनल लेवल में मतलब इंडिया से बाहर कोई ऐसा फॉल बता सकते हो? बहुत सारे बच्चों ने नाम तो जरूर सुना होगा कनाडा के एक फॉल का, कौन सा है वो आपको मुझे बताना है। और साथ ही साथ आपको मुझे ये भी बताना है कि उस फॉल का जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, याद आ गया, एन से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी आंसर्स का। नाउ कमिंग ऑन टू कैनाल, सो कैनाल के लिए एक सिंबल है विच इज parallel blue lines. ठीक है, so thin blue lines sometimes with parallel lines on the map and their purpose is irrigation, drinking water supply and navigation. तो parallel water मतलब parallel blue कलर की लाइंस है और इनका काम होता है, मतलब कोई मेन रिवर जा रही है ना, उससे हम साइड को ना एक कैनाल निकाल देते हैं, एक इधर को, एक थोड़ी आगे से, एक वैसे। ठीक है, इनका काम होता है, इनको क्यों निकाला जाता है? ताकि हम इरिगेट कर सके अपनी लैंड्स को। मतलब अगर आसपास कहीं वो हमारा कोई लैंड एरिया है जो फर्टाइल लैंड एरिया है और हम वहाँ कोई क्रॉप्स उगाते हैं तो उसको पानी देने के लिए हम ये कैनाल्स बना देते हैं। और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर के लिए और नेविगेशन पर्पसेस के लिए भी इन कैनाल्स का यूज किया जाता है। सो दे आर कॉमन इन ड्राई एंड एग्रीकल्चरल एरियाज। तो ऐसी जगह जो ड्राई होती हैं तो उन ड्राई एरियाज को पानी देने के लिए, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड है तो एग्रीकल्चर के लिए पानी यूज इन कैनाल्स से ही किया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आ गया है। तो ऐसे एरियाज जहां पर फार्म लैंड है, जो लैंड बहुत फर्टाइल है, उन लैंड्स के लिए कैनाल जो है ना वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि अगर पानी ना मिले तो हम तो क्रॉप्स उगा ही नहीं पाएंगे, इजंट इट। नेक्स्ट इज वेल्स एंड आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज। तो सबसे पहले हम वेल्स की ही बात करेंगे। तो वेल्स को ना हम या तो ऐसे छोटा सा सर्कल दिखाएंगे या फिर एक छोटा सा सर्कल और डॉट भी दिखाते हैं। ठीक है, सो देयर पर्पस इज टू एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड हाउस होल्ड नीड्स। तो आपने, अगर आप कभी गांव में गए हो या फिर आपने किसी गांव में विजिट किया है या आप खुद गांव से हो, तो आपने देखा होगा ना, अब तो मोस्टली जो विलेजेस के वेल्स है ना, दे आर कवर्ड विद समथिंग और द अदर, या फिर वो गंदे हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि उन्हीं वेल्स से पानी लिया जाता था घर में पीने के लिए, घर के और कामों के लिए, इवन कपड़े धोने के लिए भी। तो ये जो पानी है ना, ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस होता जाता था वेल में। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर होता है। तो अब इनका इतना यूज नहीं है क्योंकि घर घर में टैप्स हैं और टैप्स का ज्यादा यूज होता है। सो दीज आर एक्चुअली वेरी गुड एंड नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड हाउस होल्ड नीड्स। सो दे आर कॉमन इन विलेजेस, रूरल एरियाज, फार्म्स एंड द रीजन्स विद लिमिटेड सरफेस वाटर। जहां पर ऊपर पानी कम ही है तो ये मोस्टली इन वेल्स का यूज करते हैं ताकि उनको पानी मिल सके। करेक्ट, आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट इज डीप ट्यूब वेल और बोर वेल। तो इनको हम ऐसे शो करेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर ना आप इसका सिंबल ये भी देखोगे, ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो अब ये डीप ट्यूब वेल्स या फिर बोर वेल्स कैसे बनती हैं? तो एक्चुअली ये कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने डीप बना दिए हैं इनटू द ओपन वेल्स। तो इनसे वाटर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डीजल पावर्ड पंप्स एंड दे आर कॉमन इन फार्म लैंड्स एंड रूरल एरियाज। तो हम ना ग्राउंड के नीचे ड्रिलिंग करते हैं और मोटर से पानी को अब ऊपर की तरफ खींचते हैं। बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर को ही हम ऊपर की तरफ खींचते हैं। सो दीज आर वेरी कॉमन इन, जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा में। ठीक है, तो पंजाब एंड हरियाणा में जहां पर ट्यूब वेल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि इन जगह पर होती है राइस की फार्मिंग। और राइस फार्मिंग के लिए जो हमारी लैंड है ना, जब हम उस पर राइस उगाते हैं ना, सो दे हैव टू बी सैचुरेटेड विद वाटर, मतलब उनमें पानी भरा रहना चाहिए तो ही राइस ग्रो करता है। तो इन एरियाज में ये ट्यूब वेल्स और बोर वेल्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द डैम्स। तो डैम्स क्या है? मैन मेड स्ट्रक्चर्स ही हैं कि एक रिवर बह रही थी, हमने उसको बीच में रोक दिया और उसका रास्ता पलट दिया और जहां पर रोका है वहां पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है और
वहां से हम पानी का फ्लो भी कंट्रोल करते हैं. सो दे आर द डैम्स. So dams are of two types and they are represented in different way only. ठीक है, तो इनको हम represent करते हैं with red color. Okay, so I might have missed the color कहीं कहीं पर, but make sure that you don't miss the color. ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी लाइन और उसके नीचे कुछ ऐसा, तो ऐसे डैम्स होते हैं मेसनरी डैम्स. ठीक है, मतलब ऐसे डैम्स जो कंक्रीट का यूज करके बनाए गए हैं, राइट. और दूसरे होते हैं अर्थवर्क डैम्स. तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना, वो मतलब इनका जो सिंबल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है. सो दीज आर अर्थवर्क. द डिफरेंस बिटवीन देम इज मेसनरी डैम्स, दे आर कॉन्क्रीट डैम्स. जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है कौन सा डैम, भाखड़ा नंगल डैम. एंड दीज डैम्स आर मेड अप ऑफ सैंड या फिर क्ले. एग्जाम्पल हीराकुड डैम. ठीक है, कहां पर है हीराकुड डैम, आपको मुझे बताना पड़ेगा. एंड देन कमिंग ऑन टू दिस, दिस इज भाखड़ा नंगल डैम. Okay, now the coming on to the next is the reservoir which is a artificial lake. तो इसको ना हम ब्लू कलर से शो करते हैं indicating the perennial water storage. तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. देखो यहाँ पर कुछ ऐसा, राइट, और इसको फिल कर दो विद ब्लू कलर. Right, so these are the man-made and they are used for irrigation, drinking water supply and hydroelectric projects. तो आज के टाइम का जो मेन रीजन है डैम्स बनाने का, वो कहीं ना कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाना ही है. तो इन डैम्स को हम, इनका वैसे तो यूज जो है वो मल्टीपर्पज होता है, इरिगेशन, ड्रिंकिंग, देन वाटर की सप्लाई और एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. सो दीज आर द डिफरेंट artificial reservoirs. Then coming on to the vegetation and land cover. तो vegetation and land cover को हम किससे denote करते हैं, with the green color. So grassland. So these are the regions where the rainfall is insufficient to support the tree growth and they indicate the pasture land for cattle. मतलब cattle grazing के लिए ये land होती है. तो यहाँ पर ना हम ऐसे ना छोटे छोटे पेड़ पौधे ऐसे दिखा देते हैं. ठीक है, ऐसे. तो दिस शोज द ग्रास लैंड. मतलब यहाँ पर कोई बड़े बड़े ट्रीज नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रास है एंड ट्रीज नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है. करेक्ट. नाउ okay, now coming on to shrubs. So shrubs are short hardy grasses that grow in semi arid and arid conditions. मतलब ऐसी conditions जहां पर again desert या semi desert वाली conditions हो. So these scrub areas are used for cattle and goat grazing. तो इनको ना ऐसे हम sad वाला smiley, ऐसे सैड वाला स्माइली बनाएंगे हम. ठीक है, तो ऐसे सैड वाले स्माइली बना देना और ऐसे डॉट्स. सो दिस शोज द स्क्रब्स. Now coming on to the next is the palms. So palms are extensively in the desert condition and they are represented by a distinct tree like symbol. तो मतलब जैसे वो कोकोनट का पेड़ होता है ना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे बनाने हैं आपको. So this will show what? This will show the palm trees. ठीक है. Then coming on to bamboo. So it represents bamboo vegetation which belongs to the grass family. So bamboo grows in areas with light or heavy rainfall. तो इनको कुछ ऐसे एक, ठीक है, बेबी, ममा एंड चांद. सो बेबी, ममा एंड चांद, राइट. तो ऐसे बना देना. So this will या फिर ऐसे. So all these are basically they represent bamboo. करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट इज द रिजर्व फॉरेस्ट. तो जैसे हमने शुरू में जब डिस्कस करना शुरू किया था ये चैप्टर, तभी हमने पढ़ा था रिजर्व फॉरेस्ट आर डिनोटेड बाय RF
in black color. So they are protected by the forest department, where people are not permitted to cut trees for furniture and firewood. मतलब वो फॉरेस्ट जो एकदम रिजर्व है, वो किसी से बात नहीं करते हैं, वहां कोई जा नहीं सकता है, राइट? यू आर नॉट अलाउड ओवर देयर. सो नाउ द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिन्हें PF से डिनोट करते हैं, एंड दे हैव सम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन विद लिमिटेड ग्रेजिंग राइट्स. ओके, सो द लेटर PF इज प्रिंटेड ऑन द मैप. बात क्लियर हो गई सबको? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज परमानेंट हट्स. तो परमानेंट हट्स कैसे दिखाए जाते हैं? सो सिंस इट इज अ ह्यूमन सेटलमेंट, तो इसको दिखाने के लिए ना हम रेड कलर का यूज करेंगे. तो एक ऐसे रेड बॉक्स, और इसको हम फिल कर देंगे विद रेड कलर. आप अच्छे से करना, ठीक है? मेरा कलर बाहर जा रहा है. सो इट रिप्रेजेंट द परमानेंटली बिल्ट हाउस और अ हट विच विल नॉट बी टेकन डाउन फॉर फॉर फोर्सिएबल, मतलब फोर्सिनेबल फ्यूचर के आगे जो फ्यूचर आ रहा है उसमें इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है. मतलब ये परमानेंट हाउसेस हैं. नाउ द टेम्परेरी हट्स, सो दीज रिप्रेजेंट हट्स दैट कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम एंड यूजुअली मेड फ्रॉम वीक मटीरियल. ठीक है, तो दे कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम, और ये कुछ वीक मटीरियल से बने होते हैं. तो जैसे कि हमने ऐसे बना दिए 2 हट्स, ठीक है? सो दीज रिप्रेजेंट टेम्परेरी हट्स. और अगर हमने इसके अंदर कलर किया है, इसको एकदम सॉलिड बनाया है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द परमानेंट हट. ठीक है, बस इतना ही फर्क है. एक हट है जो कलर्ड है, रेड कलर का है, दैट इज परमानेंट, और जिसमें सिर्फ बाहर आपने एक स्क्वायर सा बनाया है, दैट इज टेम्परेरी. नाउ कमिंग ऑन टू द सैंड ड्यून्स, सो दे रिप्रेजेंट माउंट्स ऑफ सैंड और सैंड हिल्स formed due to wind deposition in dry regions. So sand dunes only occur in desert terrains. ठीक है, तो मतलब ऐसे कुछ सिंबल होगा, राइट? तो ऐसे, फिर ऐसे डॉटेड रीजन से, या फिर ऐसे डॉटेड से कुछ हिल सी बनाई होगी. So these represent the sand dunes. Correct? So I hope this much is clear. So for reserve forest it is RF, for protected forest it is PF, for post office it is PO. ठीक है, वैसे ही अगर कोई कैंपिंग ग्राउंड है, so for camping ground UND, so it will be CG. For a fort there will be a symbol like this. ठीक है, if there is telegraph office it is TO. if there is a डाक बंगलो it will be DB. ये डाक बंगलो क्या होता है पता है आपको? सोचो क्या होता है, सोचो. तो ये डाक बंगलो बेसिकली एक गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस है जो ब्रिटिशर्स के टाइम का बना हुआ है. ठीक है, तो वैसे ही अगर आप अपनी बुक देखोगे ना, तो उसमें और भी चर्च का, टेम्पल का और मॉस्क, रेस्ट हाउस, इन सब के सिंबल्स बने होंगे. तो एक बार यू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द सेटलमेंट प्रेजेंटेशन ऑन टोपोग्राफिकल मैप्स. सो सेटलमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ हाउसेज इन विलेजेस और टाउन्स वेयर पीपल रिजाइड. ठीक है, यही होती हैं सेटलमेंट्स. मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ हाउसेज हैं, एक विलेज में है या टाउन में है, जहां पर लोग रहते हैं. Correct? Now the size and the location of settlement depends on the factors such as कहाँ पर कितने लोग होंगे, कितनी पॉपुलेशन होगी, कितनी सेटलमेंट होगी. वो डिपेंड करता है कि वहां पर रोड्स, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और वाटर सोर्सेज कितने हैं. मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर पानी भी ढंग से नहीं आता है, जहां पर किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, फिर पुलिस स्टेशन नहीं है, तो ऐसी जगह पर ना लोग भी कम होंगे. अब शहर को ही ले लो, ठीक है, गांव में जैसे लोग कम होते हैं, फैसिलिटीज कम होती हैं, लोग भी कम होते हैं, इतनी भर के पॉपुलेशन या सेटलमेंट्स नहीं होती हैं. लेकिन अब शहर का सोचो, तो एक ऐसी जगह जहां पर भर के, मतलब वहां बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, राइट, सब कुछ है, अच्छे खासे रोड है, तो वहां पर सेटलमेंट भी ज्यादा होगी. सो क्लाइमेट, टेरेन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये सारी चीजें
अफेक्ट करती है कि एक जगह पर कितने लोग रह रहे होंगे। सो सेटलमेंट्स ग्रो ओवर टाइम एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो पहले हम देखते हैं कि सेटलमेंट, जैसे अगर ये मैप है तो इस एरिया में इतनी सी सेटलमेंट है, थोड़ी सी यहाँ पर है, राइट। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो क्या होता जाता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अब इसी एरिया में सेटलमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। ओके, चलो, नाउ द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। द परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट इज बिल्ड एंड ऑक्यूपाइड फॉर लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, मतलब ऐसे घर जो हम लंबे टाइम तक रहने के लिए बनाते हैं। सो दैट इज द परमानेंट सेटलमेंट। दे आर मेड, हाउसेज आर मेड विद स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल मटीरियल, जैसे सीमेंट और ईंट का यूज करके हम ये घर बनाते हैं। ओवर टाइम अ सेटलमेंट डेवलप्स इनटू अ लार्जर कम्युनिटी। तो आप कोई ऐसी जगह इमेजिन करो जहां ना पहले आपको हार्डली कोई एक घर मिलता था, या 2 घर थे, या 4 घर थे, और अब वहां पर घर ही घर हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और हमारे जो सेटलमेंट्स हैं वहां की पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। सो नाउ द टेम्परेरी सेटलमेंट, सो दे आर बिल्ड एंड ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, से सीजनल एग्रीकल्चरल एरिया में, या नोमैडिक ट्राइब्स जो होते हैं। तो मतलब एक एरिया है ना जहां पर मॉनसून खत्म होते ही, जहां पर वो कटाई, हार्वेस्टिंग वाला सीजन चल पड़ता है, तो उस टाइम वहां पर लेबर चाहिए होती है। तो लेबर आती है तो उनके लिए परमानेंट घर नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ टेम्परेरी सेटलमेंट बनाई जाएगी कि वो आएंगे, अपना काम करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे, फिर वो अगले साल फिर आएंगे, अपना काम करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। तो ऐसे हाउसेज जो हम शॉर्ट टाइम के लिए बनाते हैं, सो दे आर द टेम्परेरी सेटलमेंट्स। सो द स्ट्रक्चर्स आर लाइट एंड इजिली रिमूवेबल। जैसे टेंट की बात करें, कैंपिंग ट्रैकिंग के लिए जाओ, ठीक है, तो हम अपना टेंट भी लेकर गए हैं, तो अब टेंट को हमेशा के लिए, टेंट या आप जाओगे तो वहां टेंट ऑलरेडी नहीं होगा, लेके जाना पड़ेगा। लेके जाओगे, टेंट वहां पर लगाओगे, और फिर क्या करोगे, फिर आ जाओगे वापस टेंट उठा के, क्योंकि वो तो टेम्परेरी सेटलमेंट है, परमानेंट तो घर अपना है ही, correct? So those are the temporary settlements. Now the occupation, the type of settlement and the way of land is used to help determine the main occupation of a region. कैसी सेटलमेंट वहां रह रही है और किस तरह का लैंड एरिया है वो उस पर डिपेंड करता है कि वहां के लोग कैसा काम करते होंगे, किस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व्ड होंगे। सो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर इन अ टोपोग्राफिकल मैप अलाउज अस टू इन्फर द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द हैबिटेंट्स। अब जैसे मान लो कि एक एरिया है, उस एरिया में ना हमें टोपोग्राफिकल मैप में दिखाया जा रहा है इट इज ऑल ग्रीन, मतलब वो कल्टीवेटेड लैंड वाला ग्रीन, ठीक है। तो वहां पर फर्टाइल लैंड है, कल्टीवेशन होती है, और फिर आसपास सेटलमेंट है। तो मुझे वहां पर जाके लोगों से नहीं पूछना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा मतलब जो तुम पैसे कमाते हो, तुम्हारी फैमिली की जो इनकम है, वो पैसा कहाँ से आता है। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि दे हैव अ फर्टाइल लैंड, दे हैव अ लैंड वेयर दे कल्टीवेट सम क्रॉप्स, और उसके बेसिस पर अब यहाँ पर ये इनके जो भी खाने पीने का खर्चा या रहने का या उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसी पैसे से पूरी होती है, राइट। तो टोपोग्राफिकल मैप आपको इतनी डिटेल तक दे सकती हैं। तो अब मुझे बताओ क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पढ़ना? थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा अभी तक? मुझे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। देखो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कलर और सिंबल्स देख के मुझे आधी से ज्यादा चीजें एक जगह की पता लग जा रही हैं। ऊपर से ऊपर लोगों का ऑक्यूपेशन भी मुझे सिर्फ वहां कितनी सेटलमेंट है, वहां पर आसपास की लैंड कैसी है, मुझे उससे ही पता चल जा रहा है, करेक्ट। Okay, so next one is manufacturing. So occupation, the land, large industrial settlements with factories suggest that manufacturing is a dominant इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मतलब एक ऐसी सेटलमेंट है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर ना बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने लगा दी हैं, ठीक है। इसके पास ना ये थोड़ा सा वो सेटलमेंट्स हैं, राइट। तो अब मुझे बताओ कि इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा। ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स होंगे, इंडस्ट्री में किसी तरह का काम करते होंगे, राइट। सो दिस विल टेल अस कि इनका जो डोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो है मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नेक्स्ट इज ट्रेडिंग। तो लार्ज मार्केट टाउन्स विद रोड्स, रेलवेज, कार ट्रैक्स,
converging indicates a hub of trade and commerce. तो एक बड़ा सा मार्केट है, राइट? रोड्स, रेलवेज, कार्ड्स, हर चीज का प्रॉपरली वो एक जगह पर जाके मिल रहे हैं, ठीक है? मतलब एक एरिया है, वहां पर हर तरह की कनेक्टिविटी है, तो इसका मतलब कि वहां से ट्रेड हो रहा है, करेक्ट? मुझे समझ आएगी ये बात मैप देख के कि नहीं आएगी? मुझे तो आएगी, आपको भी जरूर आएगी, ठीक है? मैंने बोला था ना लास्ट सेशन में कि मैं आपको एक होमवर्क दूंगी, तो वो होमवर्क आपको करना पड़ेगा, और सबको अपना होमवर्क कहाँ भेजना है वो भी मैं बताऊंगी. So the topographical maps depict various types of transportation networks, including roads, railways, and tracks. Right? So these topographical maps depict various types of transportation network. तो हर तरह का transportation network, क्या वहां पर roads हैं, क्या railways हैं, क्या footpaths हैं, क्या tracks हैं, क्या है वहां पर, ये सब हमें टोपोग्राफिकल मैप्स बताते हैं. सो दीज नेटवर्क्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन पैटर्न विद इन द रीजन, कि ये जो डिफरेंट एरियाज है ना, ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो भी हमें टोपोग्राफिकल मैप से ही पता चल जाता है. मतलब मैं आज तक कभी कैलकाटा नहीं गई हूँ, बट कैलकाटा में क्या है आजकल, तो चलो वी हैव गूगल, वी हैव, ठीक है, तो मुझे उससे भी पता चल जाएगा. लेकिन अगर आप मुझे एक मैप लाके दे दोगे, तो उस मैप, टोपोग्राफिकल मैप कैलकाटा का, तो मैं उस मैप को स्टडी करके मैं ये आपको ये बता पाऊंगी कि वहां पर लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, एक रीजन दूसरे रीजन से कैसे कनेक्टेड है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है. देन द सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर भी सिंबल्स इंपॉर्टेंट है. सो रेड एंड ब्लैक लाइंस अक्रॉस द मैप, तो अगर मैप के अक्रॉस रेड एंड ब्लैक लाइंस हैं, सो दे रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स, रेलवेज एंड ट्रैक्स, ठीक है? सो थिकर ब्लैक लाइंस, अगर ब्लैक लाइंस थिक हैं तो वो मेजर रोड्स और रेलवेज बताती हैं, ठीक है? थिक ब्लैक लाइंस, जैसे थिक बोल्ड ब्लैक में these dash and dots represented international boundaries, right? वैसे ही अगर हम थिक ब्लैक लाइंस का यहाँ पर यूज करते हैं, सो लेट मी चेंज द कलर, अगर हम यहाँ पर थिक ब्लैक लाइंस का यूज करते हैं, सो दे विल शो अस द मेजर रोडवेज एंड रेलवे ट्रैक्स, करेक्ट? चलो आगे बढ़े. सो द सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में सेकेंड है थिकर ब्लैक लाइंस, ठीक है? सो दे ओके, एज वी डिस्कस द मेजर रोडवेज एंड रेलवेज, देन स्मॉलर ब्लैक लाइंस और द डॉट लाइन, तो छोटी छोटी ब्लैक लाइन या फिर ऐसे डॉटेड लाइंस, सो दे रिप्रेजेंट सेकेंडरी रोड्स या फिर कार्ट के लिए ट्रैक या फिर कुछ पाथवेज जैसे कि फुटपाथ्स, ठीक है? नाउ द प्रेजेंस ऑफ multiple transport routes in an area suggests that it has good connectivity, trading, support trading and the movement of people, ठीक है? तो मतलब कि कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है, और लोगों का मूवमेंट जो है वो भी बहुत अच्छा है, right? Now coming on to the land use. So land use refers to how the land is utilized in a particular region, कि एक region में land कैसे utilize होती है, that is land use. Now the relief or elevation or slope of the land is influenced by the types of activities carried out, right? Now the factors which determine the land use, first is hills and highlands and hills. So in mountains and plateaus the land is steep, it is mainly used for grazing of sheep and goats. तो क्योंकि लैंड काफी स्टीप होती है, तो इस पे आप कल्टीवेशन भी नहीं कर पाते हो, इसको किसी और तरह से यूज नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर यूजली केटल और शीप ग्रेजिंग ही होता है. Now the forest, so the forest covered lands सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है? तो वो एरिया जो फॉरेस्ट से कवर्ड है वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे टिम्बर की एक्सट्रैक्शन और इवन फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट वन इज टेरेस फार्मिंग. सो इट इज प्रैक्टिस्ड इन हिली रीजन्स. कहाँ पर होती है? हिली रीजन. टेरेस फार्मिंग हम आगे जब बढ़ेंगे ना चैप्टर्स में, तो हम ये सारी टर्म्स को और डिटेल में पढ़ेंगे. तो टेरेस फार्मिंग में क्या होता है कि वेयर लैंड इज कट इनटू स्टीप स्टेप लाइक टेरेस, ठीक है? तो स्टेप 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 ऐसे होते हैं टू ग्रो राइस, बार्ले एंड टी, करेक्ट? देन लो लैंड्स एंड प्लेन. सो दीज आर द फ्लैट लैंड्स एंड आर प्रेफर्ड फॉर क्रॉप कल्टिवेशन सिंस दे आर इजियर टू प्लो एंड इरिगेट,
राइट। सो सिंस दे आर इजियर टू प्लो एंड इरिगेट, तो लो लैंड्स और प्लेन्स में हम इरिगेशन ही करते हैं। जहां पर स्टीप बहुत ज्यादा होती है लैंड, तो उसको हम यूजुअली ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं। जब इसी की स्टीप कम हो जाती है तो इसमें ना हम स्टेप्स बनाते हैं, फिर उनमें कल्टीवेशन करते हैं। और फिर जब लैंड लो लैंड या प्लेन्स आ जाते हैं तो उनको, उस लैंड को हम टोटली यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन, फॉर इरिगेशन पर्पज, सॉरी फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, राइट। सो आई होप आपको समझ आया है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, मतलब मुझे तो ये पूरी फीलिंग है कि आप एकदम मैप एक्सपर्ट बन चुके हो, ठीक है। नहीं बने हो तो वीडियो एक बार फिर से देख लेना, आई एम प्रिटी श्योर कि आप बन जाओगे। तो अब वही होमवर्क जिसकी मैं बात कर रही थी, तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने आसपास के एरिया को अच्छे से थोड़ा सा, मतलब कहीं बाहर नहीं जाना है, बट एक छोटा सा एरिया ले लो, अपने स्कूल का एरिया या अपने घर का एरिया ले लो, राइट। घर का नहीं, मतलब सिर्फ घर की बात नहीं करनी है, घर के आसपास की चीजें भी देखनी है। और फिर आपको एक टोपोग्राफिकल मैप बनाना है और कलर्स और सिंबल्स सेम यूज करने हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। एंड देन यू हैव टू सेंड दैट टोपोग्राफिकल शीट और मैप टू मी इन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। और उस आस्क क्वेश्चन सेक्शन में लिखना है, प्लीज फॉरवर्ड टू दीपिका मैम, दिस इज, ठीक है, प्लीज फॉरवर्ड टू दीपिका मैम, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना है। और वो फोटो लगा देनी है, अटैच कर देनी है, राइट। तो मैं वेट करूंगी आप सबके आंसर्स का। तो या फिर अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में वो डाउट्स भी पूछ लेना, या फिर लर्नो हब स्वयं में अपनी क्लास को बुक कर लेना। So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it, liked it, understood it. Till then you all take care, and as you all know, Learno Ha मतलब free है पर best है।